नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते समय या तो कॉपी और पेन लेके बैठें या आप एक और तरीका से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। पहली बार में आप इस वीडियो को 1.25 और 1.5 की स्पीड से देख लें। एक बार आपने वीडियो देख लिया, फिर दोबारा आप ये वीडियो देखिए और कॉपी और पेन लेके बैठिए और केवल इंपॉर्टेंट चीजें नोट करें, क्योंकि आप खुद सोचो 7-8 पन्ने का कम से कम इसका पीडीएफ है। अगर मैं मोटा माटी एवरेज मानूं तो वह 8 का आता है। ठीक है? 8 और महीने में हो गए 30 डेज, तो 270 पन्ने तो यही हो गए और 10 महीने का करंट अफेयर हो गया 2700 पन्ने। अब आप कहाँ 2700 पन्ने पढ़ते रहोगे? तो इससे बढ़िया क्या करो, आप कॉपी और पेन लेके बैठो और एक दिन का करंट अफेयर्स आपका 1 पेज होना चाहिए बस, मैक्स टू मैक्स, आगे और पीछे मैक्स टू मैक्स इतना। और बाद में तो ये करंट अफेयर ऐसा हो जाएगा, जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप एक ही पन्ने में पूरा करंट अफेयर बना लोगे, वन साइड ऑफ द पेज। तो ये रिवाइज करना ज्यादा आसान है। आप क्या करें, नोट्स को छोटा करें और वीडियो को 2 बार देख लें। बाकी एक हम मंथली वीडियो भी लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूरे 2-3 घंटे 4 घंटे में पूरा कवर करेंगे। और मैं वीडियो भी बहुत छोटी छोटी बनाता हूँ, 20-22 मिनट की, कभी कभी तो 18-15 मिनट की वीडियो होती है। तो मैं वो जान के इसलिए बनाता हूँ ताकि आप 2-2 बार देख सकें, ठीक, मल्टीपल रिवीजन कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार आप वीडियो देख लें फटाफट और दूसरी बार नोट्स बना लें, या आप अगर कर सकते हैं तो पहली बार में ही नोट्स बना लें, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में सारे बैंक मिलके पहुंच गए थे, क्योंकि क्या चल रहा था, 16 साल से केस चल रहा था। 16 साल से केस ये था कि NCDRC, इसका फुल फॉर्म याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इन्होंने एक अपर कैप लगा दिया था क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट पे। इन्होंने ये कहा कि 30% से ऊपर इंटरेस्ट रेट लगेगा ही नहीं अगर किसी ने लेट बिल पेमेंट करी। अब लेट बिल पेमेंट पे ध्यान रखिए, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, एक निश्चित डेज का आपको ग्रेस पीरियड, मतलब पीरियड मिलता है, जिसमें क्या होता है कि आप अगर, मेरी लिमिट मान लीजिए 10,000 रुपये और मेरा ग्रेस पीरियड 50 दिन है मान लीजिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 10,000 रुपये निकाले और 50 दिन जो भी मेरा बिल साइकिल है उसमें 50 दिन मैं क्या करूँ, उसमें कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अगर मैंने 50 दिन तक पैसे वापस कर दिए, मान लो क्या हुआ 50 दिन से ज्यादा टाइम लग गया, तो मुझे फिर बहुत ज्यादा चार्जेस इंटरेस्ट के देने पड़ते हैं। ठीक, तो ये है। अब इसमें NCDRC ने एक अपर कैप लगा दिया। अब ये सारे बैंक मिलके ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला पर ये कैप आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि उनको बैंक का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल परफेक्ट लगा। बैंक ने आर्ग्यूमेंट क्या दिया, बैंक ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई ऐसा है, इंटरेस्ट रेट को चेंज करना, इंटरेस्ट रेट की अपर लिमिट लगाना या लोअर लिमिट लगाना, ये तो RBI के जुरिडिक्शन में है ना, क्योंकि पार्लियामेंट ने RBI को बोला है कि आप इनको रेगुलेट करो। भाई NCDRC को कब से ये अधिकार मिल गया कि वो अपर कैप लगा सके? तो इस आर्ग्यूमेंट पे वो लोग केस जीत गए। ठीक, तो इतना इसमें इंपॉर्टेंट है जहां जहां मैंने हाईलाइट करा। आगे बढ़ते हैं। लार्सन एंड टूब्रो, ये बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक, तो इनको डील मिली है 7,629 करोड़ की। और डील क्या है, डील ये है कि इनको ये भारी भरकम आपको दिख रहा है, ये है K9 वज्र आर्टिलरी, ये बनाने की इनको डील मिली, ये बनाते हैं। अब हुआ क्या, देखिए अभी आर्मी ने 100 ऐसे एडिशनल ऑर्डर दिया, क्योंकि पहले आर्मी ने ये सोचा कि ये जो है ये सब अपने को चाहिए पाकिस्तान बॉर्डर में, और वो भी किधर, पंजाब राजस्थान बॉर्डर में। ठीक, अब क्या हुआ, लेकिन चाइना के साथ अपना विवाद हो गया, उधर आर्मी फोर्स खड़ी करनी पड़ी। ठीक, तो वहां अपने को K9 वज्रा लग रहा है, बिकॉज आर्टिलरी पहाड़ों में लगती है। अब वहां भी क्या है, लेह लद्दाख वाले सेक्टर में पूरे पहाड़ है, तो वहां ये आर्टिलरी का यूज हो रहा है। तो आर्मी अब वहां के लिए 100 एडिशनल खरीद रही। अच्छा, ये जो K9 वज्रा है ना, ये जो ओरिजिनल इसका मैन्युफैक्चरर है, जो जिसने ये बनाया, वो है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की एक डिफेंस कंपनी है, भारत में LNT ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, तो वो उनके बिहाफ में इंडिया में बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया ये आर्टिलरी। एक आपने आर्टिलरी और देखा होगा, बोफोर्स। पर बोफोर्स में क्या होता है ना, ये नीचे ये देख रहा अभी कितना बड़ा, ये टैंक जैसा, ये नहीं लगा होता। तो होता क्या है, अब बोफोर्स से फायर करी तो वो प्रोजेक्टाइल जहां भी गिरता है ना, वो लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर वहां से रिवर्स फायर आती है।
पर इसके साथ ऐसा नहीं है, ये तो क्या करता है, शूट और स्कूट, यानी फायर करता है और फिर अपने स्थान से हट जाता है। तो अगर कोई दुश्मन का मिसाइल भी आता है तो क्या होता है, तो ऐसा होता है वो वहां होता ही नहीं है, तो उस पर हिट कहां से करेगा, तो ये इसमें फायदा रखेगा। ठीक, ये हो गया, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, सरकार आजकल आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत ज्यादा डिफेंस प्रोक्योरमेंट देश के ही डिफेंस मैन्युफैक्चरर से कर रही है। तो एक मोटा माटी आंकड़ा यह है कि 70% कॉन्ट्रैक्ट अब इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर ही पूरे कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है इंडिया के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं से पहले कि एक्सपोर्ट करने में, उसमें डॉलर बहुत जाता था, प्लस हमारे देश में कोई रोजगार नहीं पैदा होता था। पर अब क्या फायदा है कि हमारे देश में रोजगार हो रहा, हमारे देश का रुपया हमारे देश में रह रहा, तो एक बढ़िया चीज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 350 मिलियन का लोन एग्रीमेंट हुआ है भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, ये आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक, अब ये 350 मिलियन का लोन किसके लिए साइन हुआ है, ये हुआ है लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए। एक्चुअली सरकार की एक स्कीम है, स्ट्रेंथनिंग मल्टी मोडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। इस पूरी स्कीम का शॉर्ट फॉर्म है स्माइल। अब ये आपको याद करना है। ठीक, ये जो है देश में लॉजिस्टिक सेक्टर की कैपेबिलिटी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसमें कर रही है, उसमें डिजिटल इंटीग्रेशन कर रही, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ला रही। तो जितनी भी सरकार ये सब कर रही है, ये स्माइल स्कीम के तहत कर रही है। और लॉजिस्टिक में इंप्रूवमेंट बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले नितिन गडकरी साहब का स्टेटमेंट आया था कि भारत की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी है 14%, 14-15% के आसपास, इसको सिंगल डिजिट में ले आना है। सही, और ये लाने से क्या होगा, बहुत फायदा होगा, क्योंकि अभी ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो या तो चाइना चले जाते हैं या वियतनाम थाईलैंड चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होती है, देखिए मोटा मोटी समझिए, अगर मैंने प्लांट खोला भारत के किसी हिस्से में, तो मुझे उसको पोर्ट तक ले जाना है, तभी मैं एक्सपोर्ट कर पाऊंगा, और भारत के अन्य हिस्सों में भी भेजना है, क्योंकि वहां भी कंजम्पशन होगा। अब होता क्या है कि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज इतनी खराब है कि बहुत ज्यादा खर्चा लग जाता है इधर से उधर सामान भेजने में। तो इससे क्या होता है, जो हमारे एक्सपोर्ट है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, तो बाहर हमारा सामान महंगा हो जाता है। अब हमारे देश में और चाइना में 4 से 5% लॉजिस्टिक कॉस्ट का डिफरेंस है, तो 5% सामान तो ऐसे ही महंगा हो गया। तो ये एक बड़ा इशू है, इसीलिए भारत में इतने प्लांट नहीं खुलते, अब चाइना से बंद हो रहे हैं। चाइना +1 पॉलिसी में प्लांट चल रहे हैं, पर हो क्या रहा है, भारत में खुल ही नहीं रहे। वो इसलिए नहीं खुल रहे बिकॉज लॉजिस्टिक जो हमारी कॉस्ट है वो ज्यादा है, और भी कई प्रॉब्लम है। ठीक, इतना रेड टेप में, फिर वो सिंगल विंडो बिजनेस अप्रूवल नहीं है, तो इस पर सरकार काम कर रही है धीरे धीरे। ठीक, ये हो गया। तो अभी ये 350 मिलियन का लोन साइन वो सैंक्शन हुआ है। अच्छा, ये सेकेंड ट्रेंच है। एक बार और भी पहले दिसंबर 2022 में एडीबी ने 250 मिलियन दे दिए थे। अच्छा, एक चीज आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है 350 पॉलिसी बेस्ड लोन, तो यहाँ ये समझ लीजिए। अब आजकल क्या हो रहा है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल पेपर आ रहा है, तो पॉलिसी बेस्ड लोन क्या होता है ये समझ लीजिए। पॉलिसी बेस्ड लोन उस लोन को कहते हैं जो या तो कंट्री के इकोनॉमी को रिफॉर्म कर रहा होता है, इस ये लोन से जो भी काम होगा वो या तो कंट्री की इकोनॉमी को रिफॉर्म कर रहा होगा या पर्टिकुलर सेक्टर को कर रहा होगा। अब देखिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या है, पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करती है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को केटर करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पॉलिसी बेस्ड लोन क्या होता है। ठीक, ये हो गया, इसको नोट भी कर लीजिए आप, पॉलिसी बेस्ड लोन। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लीजिए, पॉलिसी बेस्ड लोन रेफर्स टू अ लोन गिवन टू अ कंट्री दैट इज कमिटेड टू रिफॉर्म द इकोनॉमी और अ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो ये ध्यान रखिए, बेसिक बात है। अच्छा, आगे देखते हैं। टाटा पावर कैनरा बैंक पार्टनर टू ऑफर लोन फॉर रूफटॉप सोलर सिस्टम। अभी देखिए, कुछ दिन पहले ही, यानी कल की बात है शायद या परसों की बात है, हमने ये कवर किया कि सरकार ने क्या किया है, रूफटॉप बनाने के लिए एक जो विलेज था जो हमारा बॉर्डर में था, वहां 100% रूफटॉप बना दिया। ठीक, तो सरकार का इसमें बड़ा फोकस है कि आप क्या करो, अपने ही घर में बिजली पैदा करो। अगर, क्योंकि भारत क्या है, भारत और जितना भी ग्लोबल साउथ है, हम लोग के पास ये बढ़िया है कि साल भर धूप रहती है बहुत लंबे समय तक, तो हम बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमने सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करी तो क्या होगा, तो इसका मल्टीपल फायदा होगा। एक तो ये होगा कि हमें जो कार्बन हमारे टारगेट्स हैं वो सारे पूरे होंगे, प्लस
और भी मल्टीपल फायदे होंगे। क्या? पोल्यूशन कम होगा। दूसरा, हमें कोल और बाकी बिजली घरों में पैसा कम खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, ये भी हो सकता है कि हमारे सोलर अगर बहुत ज्यादा बिजली वो पैदा कर रहे हैं तो हम बिजली विभाग को वो बिजली दे सकते हैं और हमारा एक इनकम का सोर्स भी जनरेट होगा। तो मल्टीपल इसके फायदे। ठीक, अब क्या किया, प्रधानमंत्री ने एक योजना लाया पूरी, प्रधानमंत्री सूर्य घर स्कीम। इस स्कीम के तहत लोगों के छतों में रूफटॉप सोलर लगा रहे हैं। ठीक, अब टाटा पावर और कैनरा बैंक ने ये साइन किया है, उन्होंने लोन के लिए साइन किया। तो टाटा पावर वो कंपनी है जो लगाएगी और कैनरा बैंक लोन देगा। तो अगर 2 लाख से कम का लोन होगा या 2 लाख का होगा तो 3 किलोवाट की कैपेसिटी लगेगी, 10% जिसमें मार्जिन होगा। यानी 10% मतलब अगर पूरा मान लीजिए, मार्जिन का मतलब समझ लीजिए, पूरा अगर लोन 2 लाख का है यानी 2 लाख का खर्चा है तो भैया कस्टमर को 10% देना पड़ेगा यानी 20,000। 20,000 उसकी जेब से लगेगा, 1,80,000 का लोन हो जाएगा और 10 साल का रिपेमेंट पे वो पीरियड है, आराम आराम से वो चुका देगा। और अगर उसके घर में ज्यादा बिजली की खपत नहीं होती होगी तो क्या करेगा, वो बिजली बेच बेच के ही यहाँ से पूरा वो लोन चुका देगा। तो उसको बड़ा फायदा है। और यही अगर बड़ा होगा तो 6 लाख तक का लोन मिलेगा। तो ये बढ़िया स्कीम है, विन विन सिचुएशन है बैंक के लिए भी और पावर कंपनी के लिए भी और सरकार के लिए। आगे देखते हैं, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया 24 बिम्स्टेक सीनियर ऑफिशियल मीटिंग। अब थोड़ा सा समझ लीजिए बिम्स्टेक का बैकग्राउंड। ठीक है, ऐसा है कि ये जो बिम्स्टेक है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। एक चीज समझिए कि भारत ने अपने पड़ोसियों के लिए ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था सार्क। सही है, अब सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको मुझे बताना है, ये आज का दूसरा सवाल है। ठीक, तो सार्क इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पर सार्क में एक प्रॉब्लम हो गई, इस सार्क में है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान क्या करता है, जब भी इंडिया के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठता है तो कश्मीर कश्मीर करने लग जाता है, दूसरे मुद्दों पे बात ही वो नहीं करता। तो और क्या, इंडिया पाकिस्तान की बनती भी बिल्कुल नहीं, तो ये बड़ा इशू हो गया। तो फिर इन्होंने क्या करा, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई बिम्स्टेक, और इसका फोकस रखा किसमें, कि बे ऑफ बंगाल में जितने कंट्री हैं उनको, क्योंकि अब इंडियन ओशियन उसी के नीचे। तो इन्होंने क्या करा, एक पूरी ग्रुपिंग बना डाली। अब उसकी मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग हुई और उसमें हमारे देश के MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके सेक्रेटरी ने भाग लिया और ये सब वहाँ डिस्कस किया, जो भी मैकेनिज्म है और भी कई चीजें। अच्छा, इसका पूरा हेडक्वार्टर किधर है, इसका हेडक्वार्टर ढाका में। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 24वीं बिम्स्टेक मीटिंग हुई। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म याद रखना है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर ढाका में। साथ ही साथ आपको इस सवाल का जवाब भी देना है कि सार्क का हेडक्वार्टर किधर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दीपा मलिक को तो आप जानते होंगे। दीपा मलिक की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आई है, उस बुक का नाम है ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो दीपा मलिक ने लिखा है। अच्छा, दीपा मलिक कौन है, ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्हें पैरालंपिक गेम्स में मेडल मिला, और इन्हें सिल्वर मेडल मिला था 2016 में। और ये गेम कौन सा खेलती है, मेडल देख रहे हैं आप इनके कितने सारे, देख रहा हूँ कितने सारे मेडल हैं, और ये सब बड़े बड़े गेम उसमें मिले। सही, तो ये शॉर्ट पुट फैक्ट थी, इतना आपको ध्यान रखना है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार, जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने तो खिलाड़ियों से वो काफी मिलते हैं और उनको बहुत प्रोत्साहित करते हैं। आपने जब भी कोई ओलंपिक वाली टीम देखी होगी, उससे भी प्रधानमंत्री मिलते हैं, क्रिकेट की टीम से मिलते हैं, तो खेल को काफी बढ़ावा देते हैं प्रधानमंत्री। तो वो इनसे मिले और इनसे मिलकर उन्होंने ये लाइन बोली कि मैंने दीपा मलिक से बेटर मोटिवेटर दुनिया में नहीं देखा। वो उस बुक में ऊपर लिखा हुआ है, देखिए आप। तो ये बुक का वो नाम ध्यान रखना है। अब तो मैंने इमेज ही दिखा दिया आपको, तो इमेज से कम आपको पेपर में याद आ जाएगा दीपा मलिक। अच्छा, पैरालंपिक्स एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली में हो रही है, ये भी आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहां हो रही है 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 में, इस साल नहीं अगले साल। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये भी पेपर में आ सकता है, ये दोनों क्वेश्चन। ठीक, बाकी और भी डिटेल्स है वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड मीटिंग ऑफ SCC। अब ये SCC क्या है, देखिए सप्लाई चेन काउंसिल है। हुआ क्या, देखिए चाइना का सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा असर है। चाइना क्या करता है, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन सब चाइना से होकर जाती है। अब ये कुछ बड़े बड़े देश ना ये मिले और इन्होंने क्या करा, चाइना पे बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंस ना हो जाए, इसको घटाने के लिए इन्होंने ये पूरी एक
ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम रखा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। 14 मेंबर हैं इस ग्रुप में और इंडिया भी इसमें मेंबर है। ठीक, तो इस बार इंडिया वाइस चेयर था। चेयर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ध्यान रखिए, अब ये सप्लाई चेन काउंसिल क्यों बनी है? ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, क्रिटिकल माइनर्स हो गया, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स, मिनरल्स होना चाहिए, माइनर्स गलत है, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, केमिकल्स हो गए, हेल्थ केयर हो गए, इसमें हेजीमनी ना बन जाए चाइना की। राइट, अभी उनकी दुनिया में हेजीमनी है। सेमीकंडक्टर ले लें आप, चाहे क्रिटिकल मिनरल्स ले लें, इसमें उनकी हेजीमनी है। तो इस हेजीमनी को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने अपने एलाइड ग्रुप्स के साथ और अपने ऐसे देश जिनके साथ उनकी बहुत बढ़िया बनती है और उनमें कैपेबिलिटी है, तो उनके साथ ये पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया जिससे क्या वो हो सके कि इन देशों में प्लांट लग सके। अभी आपने कुछ दिन पहले खबर सुनी होगी कि जो बाइडन ने एक बहुत बड़ा सब्सिडी प्रोवाइड करी थी क्योंकि सेमीकंडक्टर का प्लांट लगा था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। भारत में भी सेमीकंडक्टर प्लांट लगने की बात हो रही, तो वो इसी के तहत हो रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो IPEF की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, दूसरा इसका SCC का फुल फॉर्म याद रखना है, तीसरा ये ध्यान रखना है कि सेकेंड मीटिंग हुई, और ये ध्यान रखना है चेयर किसके द्वारा करी गई? US के द्वारा, और भारत के द्वारा क्या किया गया? वाइस चेयर किया गया। ठीक, इंडिया ने सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट साइन किया नवंबर 2023। ठीक, तो उसके तहत वो उसका मेंबर बने। अब क्या होता है कि RBI ने मन्नापुरम फाइनेंस और इंडसइंड बैंक में पेनल्टी लगा दी है। ये पेनल्टी बैंक के पेपरों में आ जाती है, तो आपको ये पेनल्टी याद रखनी है। 20 लाख की पेनल्टी मन्नापुरम फाइनेंस में लगाई है और इंडसइंड बैंक में 27 लाख की लगाई। नॉन कंप्लाइंस, बहुत सारे कंप्लाइंस होते हैं जो बैंक को करने होते हैं, ठीक है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, जब जब बैंक उनको पूरा नहीं करते तो RBI उन पर फाइन लगाता है। ठीक, तो ये हो गई बात। आगे देखते हैं, यूपी और मणिपुर ने एक MOU साइन किया है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सबसे पहले ये समझते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत है क्या। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 31 अक्टूबर 2015 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं बर्थ एनिवर्सरी में उन्होंने ये अनाउंस किया कि, एक मिनट दीजिए मुझे बस, उन्होंने ये अनाउंस किया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत वाली स्कीम उन्होंने अनाउंस करी। अब वो जो उन्होंने स्कीम अनाउंस करी, उस स्कीम के बाद क्या हुआ कि उन्होंने ये बोला कि आप ध्यान दो क्या भारत के स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में, अगर भारत के स्टेट्स इंटीग्रेट होंगे तो इससे ये फायदा होगा कि जो एक स्टेट का कल्चर है वो दूसरा स्टेट भी आसानी से समझ पाएगा। अब शायद स्क्रीन वापस आ गई हुई। ठीक, तो एक स्टेट्स का कल्चर दूसरा स्टेट भी समझ पाएगा, इससे क्या होगा? देश में इंटीग्रिटी बढ़ेगी। भाई अगर मैं तमिलनाडु का कल्चर अच्छे से समझता हूँ, तमिलनाडु वाले मेरे कल्चर अच्छे से समझते हैं, तो डिस्प्यूट कम होंगे, एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा? देश की इंटीग्रिटी बढ़ेगी। और प्रियम्बल में भी ये लिखा हुआ है कि सरकार को काम करना चाहिए और हम सबको काम करना चाहिए एज अ नागरिक कि देश में इंटीग्रिटी, ब्रदरहुड ये बढ़े। तो ये स्कीम इस तरफ है। ठीक, अब इसमें आइडिया क्या है कि प्रमोट करना है कल्चरल एंड नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज डिफरेंट रीजन में, ताकि क्या हो? बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और नेशनल यूनिटी बने। तो ये तो हो गई पहली चीज। अब इसमें क्या होता है, एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ पेयर बनाता है और 3-3 साल का MOU साइन करता है। तो 3 साल में क्या होगा? कल्चर फेस्ट होते हैं और भी कई प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके तहत क्या होता है, अब मान लीजिए यूपी और मणिपुर ने ये साइन किया, तो मणिपुर वाले यूपी में आके अपना कल्चर प्रमोट करेंगे और यूपी वाले मणिपुर में जाके करेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया स्कीम है। इसमें क्या है, यूपी और मणिपुर ने MOU अभी साइन किया। अच्छा, मणिपुर तीसरा स्टेट बन गया जिसने यूपी के साथ साइन करा। ठीक, यूपी के साथ अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ने साइन करा था। देखिए राइट साइड में आप ये इमेज देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, एक तो मणिपुर वाला इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, दूसरा एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये हो, और 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी आप ध्यान रखना, और 3 साल इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है, ये भी आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अमित शाह जी ने क्या किया? प्लेनरी मीटिंग होती है NEC, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये देखो आपको यहाँ इमेज में भी दिख रहा होगा, ये साल में 2 बार इनकी मीटिंग होती है। ठीक, और इसको जनरली होम मिनिस्टर ही चेयर करते हैं। अच्छा, ये बाकायदा सवाल आ गया था UPSC में कि इसको चेयर कौन करता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, या सवाल ये आ गया था इसके मेंबर्स कौन कौन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आपके और अन्य पेपरों में भी
ये आ सकता है। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री और के हेड यानी अमित शाह साहब, इन्होंने क्या करा, 72 प्लेनरी मीटिंग करी और ये मीटिंग कहाँ हुई, अगरतला त्रिपुरा में। अच्छा, इससे पहले त्रिपुरा में मीटिंग हुई थी 2008 में। ये हर बार अलग अलग स्टेट में होती है, जितने सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है। अब थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में समझ लीजिए। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 1971 के एक्ट के तहत बनी है। 1972 में पहली बार इसकी मीटिंग हुई और इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी और ये मीटिंग शिलोंग में हुई और शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। ठीक, पहले इसमें 7 स्टेट होते थे। आप नॉर्थ ईस्ट में, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें कितने स्टेट है, तो आप मारेंगे 7, क्योंकि अक्सर लोग को पता होता है 7 सिस्टर्स, पर इसका आंसर क्या है 8, क्योंकि 2002 में इसमें सिक्किम को भी जोड़ा। अब टोटल कितने स्टेट है, 8, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो 3 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। अब उन्होंने, ठीक, और चेयरमैन जो होता है इस काउंसिल का, वो भी राष्ट्रपति के पावर के तहत ही नॉमिनेट किया जाता है। अभी चेयरमैन कौन है, अभी प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, प्रेसिडेंट है इसके, सॉरी, वो है आपके यूनियन होम मिनिस्टर, और वो कौन है, अमित शाह साहब। आपको ज्योति आदित्य राज सिंधिया भी यहाँ पे दिख जाएंगे और ये है हमारे अमित शाह। ठीक, तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त करते हैं। आपको 2 सवालों के आंसर देने हैं और आपको मुझे ये बताना है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।